चलो इससे स्टार्ट करते हैं। सो 14-15 हम लोग पहले ही कर चुके थे। ठीक है, कंट्री की डोमेस्टिक इनकम के इक्वल अगर नेशनल इनकम करनी है तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी में ही पॉसिबल है। वी ऑलरेडी नो दिस। ये डिमांड और सप्लाई वाला ही क्वेश्चन है। डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई के साथ क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड के साथ क्या होगा। डिमांड ज़्यादा है तो आपके प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो प्राइस घट जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है उसी की बेसिस पर। अब 17th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में यूपीएससी भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है कि आप बेटर अल्टरनेटिव के लिए, जो कि आपको फ्यूचर में मिलेगा, बेटर फ्यूचर अल्टरनेटिव के लिए आप अभी क्या त्याग रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी त्याग की बात करता है कि आप क्या त्याग रहे हो, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज यूपीएससी की तैयारी ना कर रहे होते तो आपकी 10 लाख की जॉब लग सकती थी, आप 10 लाख रुपए कमाते। बट आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, क्यों? फॉर अ बेटर अल्टरनेटिव, फॉर अ फ्यूचर बेटर अल्टरनेटिव, कि मैं यूपीएससी में सिलेक्ट होकर आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। राइट? तो अभी आप क्या खो रहे हो? ये 10 लाख खो रहे हो। ये राइट नाउ आपकी अपॉर्चुनिटी थी बट आप इसे खो रहे हो। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी। 10 लाख रुपए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है विच यू आर लूजिंग। इसके साथ साथ जो आप अभी लेजर एक्टिविटी करते, या फिर आप जिस एज ग्रुप में हो गए उसके हिसाब से शादी कर रहे होते, या फिर रिलेशन में आ रहे होते, दोस्तों के साथ घूम रहे होते, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते, वो जितनी भी आप चीज़ें छोड़ रहे हो इस वक्त ताकि आप अचीव कर सको एक बेटर अल्टरनेटिव इन फ्यूचर, वो सारी चीज़ें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आती है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पोटेंशियल बेनिफिट दैट आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, मनी पेड बाय बोरोवर टू अ क्रेडिटर, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट इंकर बाय एंटरप्रेन्योर इन सेटिंग अप अ न्यू वेंचर, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक्सपेंसेस दैट अवॉइडेड बाय नॉट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी, नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी से इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। यही है पोटेंशियल बेनिफिट जो कि लॉस्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन। दैट्स अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जीडीपी डिफ्लेटर हमने देख लिया। अच्छा, जीडीपी के बारे में पूछ रहे हैं कि सर्टेन लिमिट्स क्या है जीडीपी की एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो जीडीपी हमेशा सिर्फ आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताएगा। पैसा कितना आ रहा है इकोनॉमी में, किस तरह से आ रहा है, सो ऑन सो। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रहा है, जीडीपी से कुछ पता नहीं चलता है। गरीबी मिट रही है नहीं मिट रही है, ऐसा जीडीपी एज अ इंडिकेटर इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या क्या हो रही है इकोनॉमी में, उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देता है जीडीपी। इनकम इनक्वालिटी विद इन अ कंट्री, इसका भी नहीं देता है। जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ती है तो हो सकता है सिर्फ जो अमीर लोग हैं उन्हीं के पास ही पैसा जा रहा हो, गरीब और भी गरीब होता जा रहा हो, जो कि हमने देखा है इंडिया के सिनेरियो में। बहुत बार हमें सुनने को मिलता है गरीब गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा था कोरोना पीरियड में। दिस इज वॉट वी हर्ड अ लॉट। ठीक है, बट जीडीपी इसका इंडिकेटर नहीं है। जीडीपी तो बता रहा है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, देश बढ़ रहा है तो सभी लोग बढ़ रहे होंगे। वैल्यू ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जीडीपी होता क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो मार्केट में आई नहीं है एक्टिविटीज उन, वो तो ऐड होगी नहीं जीडीपी में। तो इसका ऑल थ्री आंसर। 20। अभी मैंने ना यहाँ पर कुछ मार्क कर रखे हैं, जैसे नोन दे दिया, यहाँ पर ओल दे दिया। इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इन कीवर्ड्स पे। जरूरी नहीं है गलत हो, बट यू शुड बी लाइक कि हाँ ठीक है देख लेते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती हैं और सब आइडेंटिकल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही बेच रहे होते हैं, एक जैसे ही प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है उनमें।
देख लो यही है क्या, द एंट्री ऑफ फर्म इनटू द मार्केट एज वेल एज एक्सेस फ्रॉम द मार्केट इज फ्री, यस। बहुत सारी फर्म है, सब कोई भी आ सकता है, आ जाओ। ईच फर्म इज प्रोड्यूसिंग नॉन होमोजेनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स।
वी शुड बी अप्लाइंग दिस ट्रिक्स टेक्निक्स जब टाइम कम हो, ठीक है, क्वेश्चन ना आ रहा हो वहाँ पर। ये तभी के लिए बनी है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप बेसिक क्वेश्चन भी हो वहाँ पर आप लगाने बैठ जाओ। चलो, यहाँ कह रहे हैं कि फार्मर का लोन है वो वेव कर दिया है, तो एग्रीगेट डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो प्राइवेट कंजम्पशन इम्पैक्ट विया इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर नेट वेल्थ, तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा क्या? फार्मर्स का जो लोन है वो माफ़ कर दिया है, अब उन्हें लोन नहीं देना होगा, इंटरेस्ट नहीं देना है, पैसा ज़्यादा है तो वो खर्च ज़्यादा कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कपड़े ले आएंगे, दाल चावल ज़्यादा खरीदेंगे, तो प्राइवेट कंजम्पशन तो बढ़ेगा। यस, बाहर बच्चों को मेला दिखाने ले जाएंगे, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है। पब्लिक सेक्टर इम्पैक्ट विया चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस, पब्लिक सेक्टर इम्पैक्ट करेगा विया चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। यस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में तो गवर्नमेंट ने तो एक्सपेंडिचर किया ही है ना, फार्म लोन वेव किया है तो गवर्नमेंट ही तो देगा वो सारा पैसा। क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट विया हायर बोरोइंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्राउडिंग आउट होगा। क्राउडिंग आउट का क्या मतलब है कि बैंक्स के पास जो पैसा वैसा है, अब वहाँ से गवर्नमेंट ने लोन ले लिया कि भाई हमें दे दो, हम गवर्नमेंट बॉन्ड दे रहे हैं आपको और आप हमें पैसा दे दो, तो जो इकोनॉमी में पैसा था वो तो गवर्नमेंट को चला गया। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में जो नए स्टार्टअप्स हैं उन्हें लोन लेना होगा तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा क्योंकि पैसा ही कम है, तो ये जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं वो तो डूब जाएंगे, इतना इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाएंगे। इसे ही कहते हैं क्राउडिंग आउट, कि गवर्नमेंट ने सारा पैसा ले लिया, अब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, क्राउड आउट हो गया भाई पैसा, तो नए स्टार्टअप बिजनेसेस तो डूब जाएंगे। तो यस, वेव ऑफ किया है, पैसे लेने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो ऑब्वियसली क्राउडिंग आउट तो हुआ है। क्राउडिंग इन इम्पैक्ट विया हायर क्रेडिट अवेबिलिटी एज बैंक्स एनपीए फॉल, जब लोन वेव ही कर दिया है तो एनपीए भी खत्म हो गया, गवर्नमेंट बैंक्स को पैसा भी देगी तो क्राउडिंग इन भी हो रहा है, एनपीए ख़त्म हो गया है, तो एनपीए जब भी बनने लगता है तो उसके लिए जो बैंक्स होते हैं वो साइड में सिक्योरिटी मनी रखना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर ये पैसा नहीं आया तो सिक्योरिटी मनी को हम यूज़ करेंगे, तो अब वो एनपीए ही वेव ऑफ हो गया है, वो सारा पैसा अब बैंक के पास ही है, गवर्नमेंट भी बैंक को पैसा देगी तो उनके पास तो क्राउडिंग इन हो ही रहा है, एनपीए में फॉल हो रहा है, तो ये भी सही बात है। तो आंसर इज 1 2 3 4 इसका। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी, तो इसका सिंपल मतलब है कि बाहर से पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, अब जब भी बाहर से डॉलर आएगा तो क्या होगा, डॉलर आ रहा है तो रुपी अप्रिशिएट होगा, रुपी अप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं हमारे, एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो बाहर कोई हमारे खरीदेगी नहीं चीज़ें, वहाँ पर उन्हें पहले से वो चाइना वाइना से सस्ती चीज़ें मिल रही होगी यूएसए में, तो आरबीआई क्या करता है, ये जो एक्सेसिव डॉलर आ रहा है उसे तो खरीद लेता है, मतलब जो एक्सेसिव डॉलर आ रहा है उसे अपने पास रख लेता है और बॉन्ड्स देता है बैंक्स को, तो जो एप्रिशिएट होना था रुपये वो एप्रिशिएट नहीं होगा, और आरबीआई ने सारा जो डॉलर है वो सक कर लिया जो एक्सेसिव डॉलर आ रहा था, इसी चीज़ को हम लोग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, और ये करता कैसे है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। देख लो अब किस में होगा, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी, ये हेलीकॉप्टर मनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, हाईली इन्फ्लेशनरी होता है, इसी के लिए वेज एंड मीन्स एग्रीमेंट आया था
जिसे बाद में 2003 में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया FRBM एक्ट के थ्रू। तो ये तो नहीं होगा। The mechanism to offset the impact of foreign exchange inflow and outflow of the domestic money supply by using monetary tool like open market operation, yes. परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा था, यूपीएससी में आया था। ये कह रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आइडेंटिकल गुड्स हैव द सेम प्राइस अक्रॉस कंट्रीज व्हेन एक्सप्रेस्ड इन कॉमन करेंसी। सेम प्राइस होता है डिफरेंट कंट्रीज में सेम कमोडिटी का, इसके लिए परचेजिंग पावर पैरिटी आई है नहीं, डिफरेंट प्राइसेस होता है, इसीलिए लाए थे। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, यस। दो स्टेटमेंट, एक गलत एक सही। मैंने बताया था ये 80% केसेस में जनरली यही होता है, एक स्टेटमेंट सही होता है, एक गलत होता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या इंडिकेट करता है। अब दिस इज अ टर्म, दिस काइंड ऑफ टर्म यू विल सी इन यूपीएससी ऑल्सो। तो उसे सॉल्व कैसे करना है कोई आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी पता नहीं क्या ही है ये टू कंज्यूम, ठीक है कुछ, बट हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कंजम्पशन की बात हो रही है। और एक्चुअली जब भी यहाँ मार्जिनल वार्जिनल जैसे वर्ड यूज होता है ना, तो उसका मतलब चेंज होता है। व्हेन आई रीड ऑल दिस स्टेटमेंट आई मार्क D. यू शुड रीड ऑल दिस स्टेटमेंट एंड फिगर इट आउट कि ठीक है आपका माइंड किस तरह से चल रहा है। अब तो मैंने बता दिया कि ठीक है मार्जिनल का मतलब चेंज होता है, तो ये ऊपर वाले ऑप्शन आप हटा दोगे। उसके बाद चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन सेविंग। सेविंग एंड कंजम्पशन का मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया था, देन मैंने इनकम वाले पे टिक कर दिया था कि चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज हो रहा है तभी आपका कंजम्पशन में कितना चेंज होगा, इसके बारे में ही कुछ ही बात कर रहे होंगे, रेदर देन कि आपका कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन सेविंग। MPC इज लाइक योर स्पेंडिंग हैबिट व्हेन यू अर्न एक्स्ट्रा मनी। जब भी आप एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो तो आप कितना स्पेंड करोगे, दैट इज MPC, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इफ़ यू अर्न 100 रुपीज़ मोर एंड स्पेंड 80 रुपीज़ आउट ऑफ इट, तो MPC हो जाएगा 0.8, मतलब 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंड। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है टेंडेंसी टू स्पेंड, क्या स्पेंड करोगे आप, इनकम ही तो स्पेंड करोगे। तो दैट्स हाउ हम लोगों ने आंसर निकाला। मतलब ये वाला क्वेश्चन का तो ये एक्सप्लेनेशन है हाउ टू लाइक गैस इन द एग्ज़ाम। तो ये चेंज अगर आपको पता है कि मार्जिनल का मतलब चेंज है, तो भी बहुत जगह पर आपको हेल्प मिल जाएगी कि ओके चेंज किस चीज़ में, कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, तो कंजम्पशन में कब चेंज की मैं बात करूँगा, जब इनकम में चेंज होगा, सेविंग में चेंज होगा। तो उस तरह से आप राइट आंसर पहुँच जाओगे। ओके अच्छा, ये ग्राफ के भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आज तक कभी यूपीएससी ने पूछे नहीं है, आगे भी नहीं पूछेगा। तो इन वाले क्वेश्चंस में तो क्यों ही दिमाग लगाना है, छोड़ देना, काट देना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स टू जीरो, मतलब चाहे प्राइस घटे चाहे प्राइस ना घटे, डिमांड हमेशा बनी रहेगी इनकी। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं, ये होते हैं आपके एसेंशियल गुड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके सोने की प्राइस आज मैं बढ़ा दूँ, आज 5 लाख रुपए का 1 तोला सोना कर दूँ, तो आप सोना खरीदने चाहोगे? नहीं, बहुत महंगा, नहीं खरीदोगे। क्यों खरीदोगे, पागल हो? तो ये कोई एसेंशियल गुड थोड़ा ही है। बट अगर आज मैं पानी की कीमत बढ़ा दूँ कि हर किसी इंसान को पानी पीने के लिए दिन के 500 रुपये देने होंगे, हाँ दंगे वंगे हो जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन रखा जाए तो आप 500 रुपये दोगे, बिकॉज इट्स एसेंशियल गुड। आप कुछ कर नहीं सकते हो, कितना ही प्राइस बढ़ा दो आपको देना ही पड़ेगा। अभी तो हम लोग के यहाँ पानी भरपूर है,
इसलिए इतना पैसा नहीं देना पड़ता, जहाँ नहीं है वहाँ पर देते हैं 500 रुपये भी. So yeah, it's an essential good. Price elasticity of demand close to zero. प्राइस बढ़ने से डिमांड पर क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा. डिज़ाइनिंग क्लोथिंग पर होगा, नहीं खरीदेंगे लोग, प्राइस ज़्यादा बढ़ा दोगे. गोल्ड ज्वेलरी पर भी होगा. सोल्ट पर नहीं होगा. सोल्ट इज एसेंशियल थिंग फॉर ह्यूमंस. आंसर इज ओनली 2. कह रहे हैं रियल जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ बीन स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर. वो कोरोना वाला टाइम था, कैसे हो रही होगी? जीडीपी नहीं हुई थी इंक्रीज, डिक्रीज कर गई थी. द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर. एक सही होगा, एक गलत होगा. पहला वाला पता है गलत है, दूसरे वाला मैंने खुद ही सही लगा दिया. अब आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बट होपफुली सेकेंड ही होगा, क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली में बढ़ ही रहा है. बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काम कर भी रही कि हाँ ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए. इंफ्रा डेवलप हो रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्वायर किया जा रहा है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है. और इम्पोर्टेंट जैसे ये वाला है, अब नोडल एजेंसी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की. अगर आपको नहीं भी पता है तब भी ये वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हो. कैसे करोगे? क्या प्लानिंग कमीशन होगी? प्लानिंग कमीशन तो पहली बात तो ख़त्म ही हो गई है, उसकी जगह नीति आयोग है. तो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन होगी. इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब? फाइनेंस कमीशन होगी, एडवाइजरी बोर्ड है, इसका भी क्या मतलब? तो लास्ट में नीति आयोग बचा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. दैट्स इट, यही होगा. Which of the above are the assumption that needs to be considered while drawing demand curve? ओके, तो ये डिमांड कर्व बना रहे हो आप, कि डिमांड कर्व बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ assumption में लेनी चाहिए? नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम सेम है कंज्यूमर की, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. हाँ, तो ये तो बिल्कुल बेसिक, मतलब इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में, नो डाउट. बीच बीच में ये डाल देंगे, तो ये फ्री के मार्क्स होता है. जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जब आप बहुत सारा टफ क्वेश्चंस करके आओगे, इस तरह के क्वेश्चन पर आओगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं. सिंपल सी बात है कि डिफरेंट कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस दिए गए हो, उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं हम लोग. बट आप लोग फिर अपने ही माइंड पर शक करने लगते हो कि ये सही होगा या नहीं होगा. व्हेन यू आर डूइंग एस 50-60 क्वेश्चंस इन वन गो, ऊपर के 3-4 क्वेश्चन इतने टफ थे और ये वाला पूछ रहे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो लगता ही नहीं है कि ओके ये इजी आंसर भी हो सकता है, बट होते हैं. प्राइस सीलिंग क्या होती है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. प्राइस सीलिंग क्या है? अपर लिमिट किसी भी प्राइस ऑफ गुड की, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. प्राइस फ्लोर क्या है? कि इससे कम नहीं हो सकता. एमएसपी प्राइस फ्लोर पर ही बेस्ड है, बट यहाँ पर क्या कह दिया? प्राइस सीलिंग पर बेस्ड है. तो तीसरा गलत हो गया. 1 और 2. अगेन जहाँ भी 3 स्टेटमेंट है, वी ऑलरेडी सी कि 70-80% टाइम उसका आंसर क्या होता है? 1 और 2 होता है. In test series also this is following. When I attempted this question 1991 wala, to address the balance of payment crisis in 1991, the government of India implemented a range of reforms in Indian economy. In this context, consider the following measures. Okay. What does it mean? कि ठीक है, बीओपी क्राइसिस था 1991 में, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे, उसके बाद इम्प्लीमेंट किए थे बहुत सारे रिफॉर्म्स, तो उसके बाद क्या क्या मेजर्स लिए थे, क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे. अबॉलिश कर दिया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. हाँ, तो ये तो ठीक है, पता ही था. ग्रेजुअल रिडक्शन इन टैक्सेस फॉर कॉरपोरेशन. अब ये ज़रूरी नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया कॉरपोरेशन के लिए. नाउ आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस नाउ एंड इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी नाउ कि हाँ ठीक है, टैक्स रेट्स को आपके कम कर दिए होंगे. बट व्हेन आई अटेम्प्टेड दीज क्वेश्चंस और मैं 37th क्वेश्चन पर आया, माई माइंड इज एग्जॉस्टेड.
वहाँ पर वो सोच रहा था कि करेगा नहीं करेगा। एंड ये टेस्ट सॉल्विंग यही हैबिट आपके अंदर डालता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपका माइंड एक टाइम पर आके एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद आप लॉजिकली उस तरह नहीं सोच पाते हो। तो उस वाले प्रेशर में भी क्या आप सही मार्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। है इट इज़ कि क्या टैक्स रेट रिड्यूस करेगा, तो मैंने कहा यार पता नहीं आ रहा था उस टाइम पर समझ। बट मैंने कहा यहाँ पर ये यूज़ किया गया है ग्रेजुअल, वेरी ओपन लैंग्वेज। जब भी इस तरह की ओपन लैंग्वेज होगी तो प्रोबेबिलिटी है कि ये सही होगा। और ये इंटरनल मैटर है। मतलब मेरा क्या था, जो पीओपी है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आया था उसके बाद हमें कहा गया था कि रिफॉर्म्स करो अपने मैटर में, तो टैक्स रेट को रिड्यूस करना ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इस वजह से टैक्स रेट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया हो क्योंकि हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने थे। ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम खुद ही डिस्कस कर रहे थे। बट फिर मैंने देखा कि ग्रेजुअल वर्ड भी यूज़ हो रहा है, वेरी ओपन सेंटेंस। ओके, आई एम लाइक कि हाँ ये ठीक होगा। तीसरा देखा, प्रमोशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स। यार टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए कहा ही होगा, तो मैंने ऑल 3 लगा दिया। ऑल 3 इज़ द राइट आंसर। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में बहुत ही ईजी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं अगेन, ठीक है। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एडेड इन सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथनिंग द कैप। क्या ब्रिटिशर्स कुछ भी हमारे लिए अच्छा करेंगे? इसमें पहले में भी ऐसा दे रखा था कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्न इंडस्ट्री से बदल दिया ब्रिटिशर्स ने, गलत। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बढ़िया बनाने की कोशिश की, ऐसा भी कुछ गलत। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर द फर्स्ट अमंग द मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। तो मैंने फर्स्ट पर पहले मार्क कर रखा है। बट इन दिस क्वेश्चन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो हम पहले ही मैं 2 स्टेटमेंट आपके गलत कर चुका हूँ, तो आंसर इसका ओनली 2 ही बचता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब 43rd क्वेश्चन, ठीक है। इजी रिपोर्ट्स है, मुझे याद नहीं थी, बट अगर मैं लगाता तो 1 and 3 लगाता, बट स्टिल आई डिडंट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। तो मैंने बाद में देखा तो ये सही था, 1 and 3 ही है इसका आंसर। बट स्टिल मुझे पता है कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करूँगा अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो। सो यू शुड हैव द आइडियाज़ ऑफ योर स्ट्रेंथ कि हाँ ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, किस तरह के नहीं होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को IMF ही रिलीज़ करता है और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस ही आपका लेकर आता है। उसमें भी कौन? UNCTAD। देख लेना एक बार इसे। ये तो मुझे पता ही था कि सेकंड वाला कि वर्ल्ड बैंक नहीं लाता ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स। फोर्टी 43। अच्छा देखो, कैरोसिन एक इन्फीरियर गुड है, ये हमें पता है। इन्फीरियर गुड कौन से होते हैं मैंने बता दिया, मतलब ये ज्वार बाजरा, मतलब ऐसे वाले गुड्स जिसे अगर आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ती है तो आप उसे रिप्लेस कर देते हो किसी अच्छे गुड से, या कुट को आप चिप्स से रिप्लेस कर दो। मिल्क क्या है, एक होता है वेबलिन गुड और एक होता है गिफन गुड। वेबलिन में ई आ रहा होता है तो ये है एक्सक्लूसिव गुड, लग्जरी कार्स एंड ऑल। तो मिल्क क्या है, कोई लग्जरी कार वार है, लग्जरी है चीज़ नहीं। दूसरा होता है गिफन गुड, ये इन्फीरियर गुड होता है, बट इसका कोई भी रिप्लेसेबल चीज़ नहीं होती है, रिप्लेसेबल आइटम नहीं है। तो आई विल बी लाइक कि वेबलिन तो नहीं होगा, गिफन हो सकता है एक बार। लैपटॉप एक नॉर्मल गुड ही है। नॉर्मल गुड क्या होते हैं कि आपकी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है, आप ये जो नॉर्मल गुड को ख़रीदने की टेंडेंसी है वो भी आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो ओनली 2 इसका आंसर है। लैपटॉप मुझे लगा था लग्जरी गुड होना चाहिए, दो ये नॉर्मल गुड है। ओके, यहाँ वाला भी एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, वरना GNP GDP आप लोग कर सकते हो, बट मनी अर्नड बाय इंडियन रेजिडेंट बाय सेलिंग अ सेकेंड हैंड कार। अब बजट में इसकी बहुत बात हो रही थी। वी ऑलरेडी नो कि GDP में हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़
मतलब ऐड नहीं करते हैं। बट अभी बजट में क्या बात हो रही थी कि अगर कोई सेकेंड हैंड कार भी सेल करेगा जो मीडिएटर होगा, तो उस पर भी उसे टैक्स देना होगा। हाउ माई माइंड वर्क इज़ कि अगर उस पर भी टैक्स देना होगा तो शायद से ये वाली जो चीज़ है ये भी अब जीडीपी में ऐड होनी स्टार्ट हो जाए। एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो कि एग्ज़ाम देते हुए आपके माइंड में आ सकती है, until and unless you solve this kind of questions. So यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि स्टिल इट्स नॉट कैलकुलेटेड इन जीडीपी। इंटरमीडिएट गुड है तो नहीं कैलकुलेट होता है, सिंपल सी चीज़ है। ट्रांसफ़र पेमेंट, इंटरमीडिएट गुड्स ये कैलकुलेट नहीं होते हैं जीडीपी की कैलकुलेशन में। यूपीएससी वेबलिन गुड एक्सक्लूसिव गुड्स होते हैं। चलो इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ कराने जैसा है नहीं। लैंड सीलिंग लिमिट्स, जीडीपी, बेस ईयर किस लिए काम में आता है, यूज टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, इजी क्वेश्चन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैप क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है गैप, कि आपकी एक्चुअल जीडीपी कितनी है इस वक्त और आपकी पोटेंशियल जीडीपी कितनी हो सकती थी, कि आप कितना अचीव कर सकते हैं। आप $5 ट्रिलियन अचीव कर सकते थे, बट अभी कितनी आपकी $3.5 ट्रिलियन ही है। तो इसका जो गैप है $1.5 ट्रिलियन, उसे ही कहते हैं जीडीपी गैप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गैप। चलो देन ये वाला पेपर भी ख़त्म। किसी को कोई डाउट हो तो ग्रुप पर पूछ लेना, विल सॉल्व दोज क्वेश्चन टू, एंड ये वाला टेस्ट ख़त्म। अच्छा चलो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको आगे भी बता दूंगा, उन्हें एक बार पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं।